प्रिय साथियों, नमस्कार। आज के वीडियो सेशन में हम लोग रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। रिजर्व फंड क्रिएशन। फ्रेंड्स, जो रिजर्व फंड क्रिएशन है वो अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में मेंशन किया गया है। इसमें बैंक अपने प्रॉफिट का 20% रिजर्व फंड में रखना पड़ता है। इसमें 31 मार्च 2021 से ये जो 20% को बढ़ा के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 25% किया है। इसमें रिजर्व फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो बैंक का होता है उसको कंप्लीट करता है। ये हाईली लिक्विडेटेड फंड होता है जो कि नॉर्मली एसबी अकाउंट में बैंक द्वारा मेंटेन किया जाता है। एप्रोप्रिएशन फ्रॉम रिजर्व फंड। जो रिजर्व फंड का एप्रोप्रिएशन मतलब विनियोग या समायोजन की स्थिति में इसकी रिपोर्टिंग आरबीआई को 21 दिन के अंदर करनी होती है। इसमें फॉरेन बैंक के केस में जो रिजर्व फंड होते हैं वो 20% ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इंडियन ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा ये इंडियन ऑपरेशन में होना चाहिए। और इस फंड को जो रखा जाता है वो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज जो सेक्शन 11 टू बीआर एक्ट में मेंशन किया गया है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक। फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो शेड्यूल बैंक वैसे बैंक होते हैं जो जिसे कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में शामिल किया गया है। इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक को सेकेंड शेड्यूल में शामिल करने के लिए आरबीआई के कुछ टर्म और कंडीशन होते हैं, जिसमें कि एक मेन टर्म होता है पेड अप कैपिटल और रिजर्व बैंक। कम से कम उस बैंक का 5 लाख रुपया कम से कम होना चाहिए इसमें, ठीक है। और वो जो बैंक है वो डिपॉजिटर के खिलाफ, मतलब डिपॉजिटरों के जनहित हितों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए था इसमें, ठीक है। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है इसमें, ठीक है। एंड एसबीआई जैसे हो गया कि एसबीआई हो गया इसमें, ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक है सारे हो गए इसमें। फॉरेन बैंक हो गए इसमें, फॉरेन बैंक में जैसे एचएसबीसी है, सिटी बैंक है, ये सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया इसमें। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक हो गया इसमें, प्राइवेट बैंक हो गया इसमें, आरआरबी, ये सब हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होंगे इसमें, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अगर किसी बैंक को शामिल किया जाता है तो उसकी बेनिफिट क्या होती है? इसमें बेनिफिट होती है कि ये बैंक लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक रेट पर लोन के लिए एलिजिबल होते हैं इसमें। साथ में ये क्लियरिंग हाउस के मेंबर भी होते हैं इसमें। ऐसे बैंक जिनको इस शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया है वो नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं इसमें, ठीक है। नॉन शेड्यूल बैंक में जो नॉन शेड्यूल बैंक है, अब सिंपल है क्या कि शेड्यूल बैंक के क्राइटेरिया को उन्होंने फुलफिल नहीं किया है, इसलिए वो नॉन शेड्यूल बैंक है। एग्जाम्पल के तौर पे नॉन शेड्यूल बैंक जो इंडिया में है वो बैंगलोर सिटी कोऑपरेटिव बैंक, बैंगलोर सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है। बड़ौदा सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये सब नॉन शेड्यूल बैंक है होते हैं इसमें। ये जो बैंक होते हैं वो आरबीआई से पैसा बोरोइंग नहीं कर सकते हैं बैंक रेट पे। इसमें नॉर्मल केस में नहीं कर सकते, स्पेशल केस में आरबीआई देती है पैसा, लेकिन नॉर्मल कोर्स में ये आरबीआई नॉन शेड्यूल बैंक को पैसा बोरोइंग के लिए नहीं देती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इंडिया में कितने शेड्यूल बैंक है इसमें, ठीक है। जो शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक है, शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक जो इंडिया में है इसमें वो 12 है। शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक जो इंडिया में है वो 22 है इसमें, ठीक है। शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो इंडिया में है वो 11 है इसमें। पेमेंट बैंक 3 है इसमें। आरआरबी जो है इसमें वो 43 है इसमें। और फॉरेन बैंक 46 है। इतने बैंक जो है इंडिया में फिलहाल शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आते हैं। कैश रिजर्व रेशियो।
फ्रेंड्स, हर एक बैंक को कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसको हम लोग कहते हैं ये मेंटेन करना होता है। इसमें ये मेंटेन कैसे होता है, तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी NDTL का परसेंटेज के हिसाब से ये मेंटेन हर बैंक को करना पड़ता है इसमें, ठीक है। और ये मेंटेन जो होगा वो कैश के फॉर्म में होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये जो मेंशन किया गया है वो अंडर सेक्शन 42(1) ऑफ BR एक्ट में मेंशन किया गया है इसमें। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, डिमांड लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी फ्रेंड्स बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें कि नॉर्मल डिमांड लायबिलिटी, जैसे कि नाम से ये स्पष्ट है कि डिमांड लायबिलिटी में कौन से होंगे, SB अकाउंट एंड करंट अकाउंट होंगे इसमें। दूसरा है टाइम लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी में होंगे कौन से अकाउंट, FD होंगे इसमें और RD होंगे इसमें। इसका जो परसेंटेज होगा इसमें, एक फिक्स परसेंटेज टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिक्स करती है इसमें, वो RBI के पास मेंटेन करने होते हैं इसमें, और ये कैश के फॉर्म में होंगे इसमें RBI के पास इसमें। CR मेंटेन ए फोर्टनाइट, मतलब 14 दिन के एवरेज बैलेंस पे CR मेंटेन होंगे इसमें, लेकिन किसी भी दिन वो मेंटेन जो है 90% से नीचे नहीं होना चाहिए था इसमें, ठीक है। जो CRR मेंटेन होंगे रिजर्व बैंक के पास, इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेगी। ये 31 मार्च 2007 से लागू है इसमें, ठीक है। CRR की रिपोर्ट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फोर्टनाइटली रिपोर्ट फॉर्म ए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है फॉर्म ए में, विद इन 7 डेज के अंदर, मतलब प्रोविजनली रिपोर्ट 7 दिन के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबमिट करते होते हैं, और फाइनल रिपोर्ट 20 डेज के अंदर सबमिट करने होते हैं इसमें। डिफॉल्ट की स्थिति में अगर कोई बैंक CRR मेंटेन को डिफॉल्ट करता है तो उसकी जो पेनल्टी होगी RBI एट 3% प्लस बैंक रेट फॉर द फर्स्ट डे और 5% पर एनम प्लस बैंक रेट फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड, ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो है CR मेंटेन, ये जो मेंशन किया गया है वो अंडर सेक्शन 18 में मेंशन किया गया है इसमें। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, फ्रेंड्स स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो एक्ट है वो BR एक्ट अंडर सेक्शन 24 में मेंशन किया गया इसमें, जिसमें कि प्रत्येक बैंक को NDTL का जो एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ सेकेंड प्रोसीडिंग फोर्टनाइट का 40%, मैक्सिमम 40% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करवाती है इसमें। लेकिन ये मेंटेन किस फॉर्म में होगा इसमें, कैश बैलेंस या बैलेंस विद अदर बैंक होगा इसमें, ठीक है, या एक्सेस CRA अकाउंट में जो बैलेंस वो होगा, गोल्ड के फॉर्म में होगा, गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में होगा, अनइनकम्बरेंट अप्रूव्ड मतलब फ्री ऑफ चार्ज सिक्योरिटी के फॉर्म में होगा इसमें, ठीक है। कहने का मतलब जो CRR है ये कैश के फॉर्म में RBI के पास मेंटेन होते हैं इसमें। SLR जो है इसमें वो कैश बैलेंस या बैलेंस इस अदरवाइज, मतलब इस फॉर्म में हो सकते हैं इसमें, ठीक है। इसकी जो फ्रेंड्स जो रिपोर्टिंग होगी इसमें, जो SLR की रिपोर्टिंग होगी वो मंथली रिटर्न फॉर्म 8 में जाएगा, विद इन 20 डेज के अंदर जाएगा। क्लोज उस मंथ, जो मंथ क्लोज होती है उस मंथ के क्लोज के बाद फॉर्म 8 में 20 डेज के अंदर रिपोर्ट करने होती है। डिफॉल्ट की स्थिति में सेम रूल्स है जो कि CRR पे है इसमें, 3% प्लस बैंक रेट फर्स्ट डे और 5% पर एनम प्लस बैंक रेट फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड होते हैं। एसेट्स इन इंडिया, फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है कि बैंक का एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक नजर हम लोग देख लेते हैं इसमें। उससे पहले देखते हैं एसेट्स इन इंडिया। ये जो बैंक इसकी जो रिपोर्टिंग है वो RBI को करती है अंडर सेक्शन 25I के थ्रू, इसमें BR एक्ट 1949। ये 1 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईच क्वार्टर, जो क्वार्टर होते हैं बैंक में 4 क्वार्टर होते हैं इसमें, जून हो गया, इसमें सितंबर हो गया, दिसंबर हो गए और मार्च हो गए इसमें। इसके बाद ये रिपोर्टिंग 1 मंथ के अंदर होती है इसमें। ये रिपोर्टिंग जो होती है इसमें जो एसेट्स होते हैं इंडिया के अंदर, मतलब जो क्वार्टर एंड के जो लास्ट फ्राइडे होंगे इसमें, ठीक है, लास्ट फ्राइडे होंगे, उसका जो वो जो डिटेल मतलब डिमांड और टेबिलिटी एज ऑन डेट होगा, मतलब लास्ट फ्राइडे पर क्वार्टर के लास्ट फ्राइडे को जो डिमांड एंड टैब लाइबिलिटी होंगे इसमें, ठीक है, उसको 25% जो है इसमें एसेट्स
वो इंडिया में होना चाहिए था। इसमें कहने का मतलब कि आरबीआई देखना चाहती है कि बैंक अपने एसेट्स को कहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब इंडिया के बाहर तो यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। पेड अप कैपिटल रिजर्व एंड कैपिटल बैलेंस इन पीएल अकाउंट, ये लाइबिलिटी में नहीं होंगे, लाइबिलिटी फॉर दिस पर्पस, नॉट ए लाइबिलिटी फॉर दिस पर्पस नहीं होंगे इसमें, ठीक है। एक नजर देख लेते हैं जो बैंक की लाइबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है इसमें, ठीक है। लाइबिलिटी में फ्रेंड्स है कैपिटल हो गया इसमें, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट, देन बोरोइंग, देन हो गया इसमें अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ठीक है। एसेट्स, बैंक के जो एसेट्स होंगे फ्रेंड्स वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है बैंक एसेट। बैंक के एसेट्स होंगे कैश एंड बैलेंस विथ आरबीआई, दूसरा हो गया बैलेंस विथ अदर बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, देन उसके बाद होगी इन्वेस्टमेंट, एडवांस, फिक्स एसेट्स और अदर एसेट्स, ठीक है। ये बैंक के एसेट्स हो गए और ये लाइबिलिटी हो गए इसमें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।